हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 5 है, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो डियर, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें से भी आपको सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो डियर, जैसे कि अभी जो है आपका मोदी जी का शासन चल रहा, तो लगभग 50 साल, अब सॉरी, ये 50 साल पहले से यानी 50 साल से ये जो है अभी हम लोग जो शासक को चुनते हैं, ठीक है, तो ये चुनाव मतदान के जरिए चुनते हैं। लेकिन 30,000 साल पहले क्या होता था कि उस समय कुछ लोग जो थे बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे ताकि राजा के रूप में वो प्रतिष्ठित हो सके, ठीक है। उसमें से एक हम लोग सुने होंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में। ये ठीक वैसे ही यज्ञ होता था जैसे कि अगर हम लोग रामायण में देखे होंगे, राजा जी जैसे राजा राम जो था यज्ञ करने के बाद अपने घोड़े को छोड़ दिया था, और वो घोड़ा जो है जहाँ भी जाता था, मतलब अगर उस घोड़ा को कोई अपने ज़मीन पे चलने नहीं देता था, चढ़ने नहीं देता था, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। तब उसका बेटा ही जो था लौकुश उसको रोका था, ठीक है ना, और उसको चुनौती दिया था। तो ये हम लोग देखे थे। तो ठीक ऐसे ही जो है पहले भी होता था। तो उससे जो ज़्यादा शक्तिशाली जो रहेगा ना राजा, वही उसके घोड़े को जो है रोक पाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। देखिए, बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, याद रखिएगा। और यज्ञ के अवसर पर वो राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, यानी वो उसके साथ रहता था और राजा के बारे में ही उसके गुणगान गाता रहता था कि राजा ऐसे विजय किया, ये किया, वो किया, ठीक है ना। तो राजा के सखे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्य तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे और जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना होगा। ये जो शूद्र था ना, ठीक है, वो अनुष्ठान में शामिल नहीं होता था। अब देखिए, ये जो है राजा के सगे संबंधी, रानी, पुत्र, ये सब मिलकर छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। बाकी जितने भी राजा आते थे वो लोग बैठ के बस, जैसे अभी हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो बैठ के बस देखने का काम करते थे, तो वो भी बैठ के सिर्फ यज्ञ देखा करते थे, ठीक है ना। और पुरोहित जो है जल छिड़काव करता था। तो यहाँ पे जो है राजा के लिए उपहार लाता था। कौन लाता था? तो ये जो विश्व और वेश्य जो लोग थे वो लोग लाते थे। लेकिन वहाँ पे शूद्र लोग जो है उस अनुष्ठान में शामिल नहीं होते थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। वर्ण के बारे में देखते हैं। देखिए, उसमें 4 सामाजिक वर्ण था। यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला तो ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, और तीसरा जो था वैश्य था, और चौथा जो है ये आपका शूद्र था, ठीक है। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय का पूजा करवाता था, पुट पाठ करवाता था, उसमें वैश्य उसके लिए उपहार लेके आता था, और शूद्र तो उसमें शामिल होता ही नहीं था। तो ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और क्षत्रियों का काम युद्ध करना होता था और लोगों की रक्षा करना होता था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे, और शूद्रों का काम अन्य वर्गों की सेवा करना था, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं काम के तरीके से जो है अलग अलग वर्गों में जो है विभाजित किया हुआ था, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ आता है जनपद के बारे में कि भाई ये जनपद से क्वेश्चन आता है, जैसे कि महायोगों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, ठीक है। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह होती है। कुछ लोग महत्वपूर्ण जनपद में दिखाए गए हैं। देखिए, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, और दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरिजी खेंडा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। गेहूं, चावल, धान, जो गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है आपका हस्तिनापुर, और दिल्ली में पुराना किला, ये तो याद होगा आपको। और ये जो है आपका एटा के पास जो है अंतरिजी खेड़ा जो है, ये कुछ प्रमुख जगह था जो कि पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियाँ
की खुदाई के दौरान मिला था। और उस समय जो है देखे कि खुदाई से कि लोग उसमें जो है कहाँ रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। और वो उन्हें ये चीज़ मतलब ये चीज़ वहाँ से उन लोगों को मिला है, जैसे कि गेहूँ, चावल, धान, दाल, गन्ना आदि। देखिए, लोग जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और इनमें जो है धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ लाल हम लोग देखे थे कि जो बर्तनें होती थी लाल रंग के, उसमें जो है काले चित्र बनाया गया था, ठीक है ना, जो पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे। तो पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात के रूप में जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि इनमें से इनके नाम से भी स्पष्ट है और इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अब देखिए महाजनपद से आता है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि 25 साल पहले जो है कुछ जनपद जो था बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें जो है महाजनपद कहने लगे। तो यहाँ पे कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है जिसमें अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी और इसके चारों ओर जो है ना लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी ताकि वो मतलब कि अपने आप को सुरक्षित रख सके, है ना। तो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो अन्य राजाओं के आक्रमण से जो है सुरक्षा अपने आप को रख सके। तो कुछ राजा जो थे वो अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी किया करते थे। तो इस तरीके से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। और इस समय की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता। ऊंची ऊंची दीवारें मोटी मोटी होती थी तो इसलिए बहुत ही ईंट और पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था और हजारों मतलब स्त्री और पुरुष और बच्चे जो है इस पर परिश्रम करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी मोटी और कितनी बड़ी और कितनी लंबी जो है उस समय दीवारें होती थी। तो यहाँ पे देखिए कौशाम्बी जिले की दीवार जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है और ईंट की दीवार का अवशेष है और इसके एक भाग का निर्माण 25 साल पहले हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दीवार को कितनी मोटी है। अब राजा सेना जो रखने लगे थे सिपाहियों को नियमित। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले जो है कभी भी नियमित रूप से मतलब कि अस्थाई सेना नहीं रखा गया था, लेकिन अब अस्थाई सेना रखा जाने लगा था और इन लोगों को वेतन भी दिया जाता था, ठीक है। तो ये तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि उस समय अस्थाई सेना नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब अस्थाई सेना महाजनपद के काल में भी जो है अस्थाई सेना जो है हम लोग नियुक्त करने लगे और उन्हें जो है वेतन दिया जाने लगा। तो इस तरीके से जो है महाजनपद के काल में जो है आपका बहुत बड़ी सेना रखने लगे थे और उसके लिए उन्हें संसाधन की भी आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए उन्होंने कर लेना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे जो है अब वो कर लगाया गया, जैसे कि फसल पे, कारीगर पे, पशुपालक या जानवरों के उत्पाद पे या व्यापारियों के सामान पे भी कर देना पड़ता था और आखटकों तथा संग्राहकों को जंगल में प्राप्त वस्तुओं पे भी कर देना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ था महाजनपद के काल में। तो याद रखिएगा कि उसमें क्या हुआ था ना, लोहे का अब जो है औजार आने लगा, जैसे जिसको हम लोग फाल कहते हैं। तो ये जो था पहले लकड़ी का था, अब लोहे के होने के कारण जो है अब खुदाई अच्छी सी होती थी और यहाँ पे जो है बीज को भी मतलब कि यहाँ पे पौधे जो है ज़्यादा जीवित रहने लगे उस समय और इसलिए पैदावार भी यहाँ पे अच्छी होने लगी थी, ठीक है। क्यों? तो लोहे की जो आपका अलग अलग जो देखने को मिला फाल या अलग अलग चीज़ें जो है महाजनपद के काल में आई थी। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग मगध के बारे में देखते हैं कि मगध में क्या हुआ था। तो मगध जो था ना ये आपका जैसे कि यहाँ पे गंगा और सोन नदी होकर गुजरता था, तो इसलिए यहाँ की जो ज़मीन थी ना बहुत ही उपजाऊ थी, ठीक है। और यहाँ पे मगध का एक बड़ा हिस्सा जो था ना जंगल में था। तो यहाँ पे क्या होने के जंगल में होने के कारण जंगल में बहुत हाथी रहता था। तो उसको पकड़ के ये लोग क्या करने लगे, तो उसको प्रशिक्षित करने लगे और फिर उसको क्या करते थे, युद्ध में लाने लगे, सेना के काम में लाया जाता था। इसके अलावा इन लोग को जंगल से क्या क्या मिल जा रहा है, तो आपका वहाँ पे लोहे की खान भी थी जिससे बहुत सारे हथियार बन जाता था और जंगलों से घर, गाड़ी और रथ पे बनाने के लिए काम आने लगा, ठीक है। तो मगध में 2 शक्तिशाली शासक है, याद रखिएगा, बिंबिसार और अजातशत्रु है। वहाँ पे और एक महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो महापद्मनंद था, ठीक है, पद्मनंद था। तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली शासक था, याद रखिएगा। देखिए बिहार में राजगीर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी राजगीर जो है बहुत साल तक था, लेकिन बाद में इसको मतलब बदल के पाटलिपुत्र रखा गया था, जो कि अभी पटना जिसको भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, पटना को बनाया गया था। तो ये 2
पॉइंट याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। यानी पहले जो है मगध की राजधानी कौन थी, तो राजगिरी थी। फिर इसको मतलब कि क्या बनाया गया फिर बाद में, तो पाटलिपुत्र बनाया गया। ठीक है, तो 23 साल से भी पहले की बात है। एक मैसेडोनिया का राजा सिकंदर था, विश्व विजय करना चाहता था। तो वो मिस्र का और पश्चिमी एशिया का बहुत सारे राज्य को जीता था। और लेकिन जब वो भारत में मगध की ओर आया ना, तो पता है वहाँ के उनके सिपाही जो है इनकार कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो भयभीत थे। किस लिए भयभीत थे? क्योंकि भारत के जो शासक थे ना, उसके पास जो है आपका पैदल, रथ और हाथियों का भी बहुत बड़ा सेना था, इसलिए वो लोग भयभीत हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए वज्जी के बारे में क्या है। तो वज्जी जो है ना, नज़दीक ही वज्जी राज्य था, मगध की एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। और उसने नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली बिहार थी। ठीक है, वैशाली जो कि बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसको हम लोग गण या संघ कहते हैं। तो यहाँ जो शासन अवस्था थी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गण या संघ कहते हैं। ठीक है, तो गण या संघ में कई शासक होते थे, और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान को एक साथ संपन्न करते थे, और सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चा करते थे। दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा। अब देखिए ये याद रखिएगा, ये जो वज्जी लोक में जो सभा संपन्न होता था, सभा होता था, इसमें बहुत ही छोटे, बहुत ही राजा साथ मिलके जो है देखिए गण या संघ में कई शासक होते थे। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये गण और संघ जो है ना, इसकी शासक अव्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, और इसमें बहुत राजा होता था। ठीक है, और जितने भी राजा था ना, वो साथ मिलकर बातचीत करते थे किसी भी मसले पे। और लेकिन इसमें स्त्री, दास और कमकार, ठीक है, इनको शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। वज्जी संघ का ये वर्णन दिक् निकाय से किया गया है। कहाँ से किया गया है? दिक् निकाय से किया गया है। दिक् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, और जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और इन्हें 23 साल पहले इसको लिखा गया है। अजात शत्रु देखिए, और वज्जी संघ, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वैस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा, और बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो पुण्य और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएगा। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि महाजनपद से कैसे जो है वज्जी संघ भिन्न था। ठीक है, और अजात शत्रु जो है उस पर आक्रमण जब करना चाहा तो ये बौद्ध के पास गया था, बौद्ध धर्म, तो बुद्ध के पास, तो वही जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपका वज्जी संघ जो है या साथ मिल के काम करते थे, और ये जब तक होगा तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, और इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 15 साल पहले तक चलता रहा, और उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और इनके बारे में तुम अध्ययन। तो देखिए इसके बावजूद यानी इतने इन लोग साथ एकजुट थे, लेकिन भी जो है लगभग 15 साल तक ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ गुप्त शासक जो है उस पर गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लिया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वज्जी के बारे में हम लोग कितनी अच्छी चीज़ें पढ़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इस एमसीक्यू अगर आप ये देखे होंगे तो इस एमसीक्यू पे ज़रूर आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि हम जितने भी एनसीईआरटी का पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपका सीटेट के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप बिहार स्टेट, बीपीएससी या आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, हम नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर आप व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, साथ मिलकर तैयारी करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।